पहले चैप्टर नंबर 10 करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा अभी मैं आप सभी को बता रहा था कि आज से हम लोग क्या करेंगे, सर्कल पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है आपके बुक में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ बच्चों के स्कूल में एग्जाम है, कुछ बच्चों के स्कूल में एग्जाम नहीं है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जब भी आपकी एग्जाम होगी वहां पर ये चैप्टर आएंगे, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे, वृत्त क्या होता है, एक सर्कुलर शेप होता है, इसको सर्कल कहते हैं। बहुत छोटे छोटे चीजें भी जानेंगे। इसमें एनसीईआरटी के बुक के जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 10.1 हम लोग कर लें, काफी इजी वाला है ये। इसके बाद 10.5 करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों एक्सरसाइज को करने के लिए जो भी कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए वो जल्दी जल्दी करके पढ़ते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका डाउट होगा, जाहिर सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कुछ कंसेप्ट को सीख लेते हैं। चलिए, तो सर्कल में हमें क्या पता चल रहा है, ये जो आपको आकृति दिख रहा है इसी को वृत्त कहते हैं, इसी को सर्कल कहते हैं। अब इस वृत्त में आपको अगर एक सिंपली सी चीज मुझे बताइएगा, अगर मैं एक सरफेस पर, एक मान लो इसको मैंने कागज बोला, एक कागज पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक वृत्त बनाया, मुझे बता सकते हो ये वृत्त है, इस कागज को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, कितने पार्ट्स में बांट रहा है, एक, दो या तीन? ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे बता सकते हो। ये जो सर्कल है इस पेपर को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, एक, दो या तीन? ये आपको बताना है, चैट में लिख के बताइए, एक, दो या तीन, जो आपको लगता है वो आंसर दो ना, फिर मैं बताऊं। एक बच्चे करे एक, दो, तीन, मतलब एक, दो, तीन, दोनों तीनों आ गया। चलो इसको समझिएगा। देखो यहां पर समझिएगा, एक होता है ये वाला पार्ट, इसको समझिएगा। अगर मैं एक बिंदु यहां पर बना दूं, बिंदु पी, तो आप बिंदु पी क्या बोलोगे, सर्कल के अंदर में है या बाहर में है? बिंदु पी सर्कल के अंदर में दिख रहा है, तो इसको कहते हैं अभ्यंतर। एक भाग होता है, एक पार्ट होता है अंदर का पार्ट। ठीक है, इसको मैं रंग कर दिखा दे रहा हूँ, ये पार्ट को आप बोलोगे सर ये अभ्यंतर है, अंदर वाला भाग है। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए, ये भाग होता है जो सर्कल के बाहर में। अगर मैं एक बिंदु ऐसा क्यों बना दूं, तो बिंदु क्यों कहां पर है, सर्कल के बाहर में है। तो एक बिंदु पी को मैंने बोला, बिंदु पी कहां पर है सर, अंदर में है। और अंदर को हम लोग क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं, हिंदी में आपके बुक में लिखा रहेगा अभ्यंतर। ठीक है, बिंदु क्यू कहां पर है, बिंदु क्यू बोलोगे सर दूसरा भाग होगा सर बाहर में, जिसको बहिर्भाग कहते हैं, या बाहरी लिख दो ना, बाहरी ही लिख देते हैं अभी। ठीक है, बाहरी। ठीक है, तीसरा पार्ट होता है, तीसरा भी समझिएगा, एक बिंदु अगर मैं यहां पर बना दूं, एक बिंदु मैं इस वृत्त पर ही बना दूं ऐसे, बिंदु एस, तो मुझे बताइए बिंदु एस कहां पर है, अंदर में है या बाहर में है? आप बोलोगे सर बिंदु एस जो है ना ही अंदर में है ना ही बाहर में है, ये तो वृत्त पर ही है, ये वृत्त पर है, वृत्त के परिधि पर कह सकते हो या वृत्त पर कह सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे सर, कोई भी याद कर लिएगा यहाँ पर, कोई भी सर्कल जो होगा, किसी भी सरफेस को, किसी भी प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, यहाँ से आपने क्या सीखा, तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला, वृत्त का अंदर का भाग, इसको कहते हैं सर अंदर वाला भाग। एक होता है वृत्त का बाहर वाला भाग, ये वाला भाग बाहर वाला कहलाएगा। और एक भाग होता है सर ये वृत्त खुद होता है, जो यहाँ पर आप बोलोगे सर वृत्त का परिधि। तो एक मैं बिंदु बना सकता हूँ अंदर में, एक बिंदु मैं बना सकता हूँ बाहर में, और एक बिंदु बना सकता हूँ वृत्त पर। ये सभी को समझ में आ गया, इतना क्लियर है? ये तो बहुत ईजी था कि किसी भी प्लेन को कितने पार्ट में बांटेगा, तीन पार्ट में बांटेगा, अंदर बाहर और वृत्त। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन तीन टाइप से हो सकता है, अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, या फिर वृत्त पर हो सकता है। ये तो काफी सिंपल सा कंसेप्ट था। चलो आगे देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने भाग में बांटना, तो आप बोलना सर तीन भाग। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगर हम कह रहे हैं सर ये हमारा एक बिंदु है सर्कल के एकदम बीचों बीच, इसका कोई स्पेशल नाम है क्या, जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका एक स्पेशल नाम होता है। आप बोलोगे सर इसको हमने पढ़ा है सर, इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक, ठीक है, ये तो ठीक है। वृत्त में कितने सेंटर होते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी एक वृत्त में कितने सेंटर होते हैं, तो आप बोलना सर किसी भी वृत्त में एक ही सेंटर होता है, एक केंद्र होता है, बस एक से अलावा दो केंद्र नहीं होगा। ठीक है, अब मैं केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिला दूं, एक केंद्र हो गया हमारा, और एक बिंदु मैं यहां पर बना दे रहा हूं, मान लो ए। ठीक है, अब अगर मैं ओ ए को मिला दूं, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ओ ए, इसका कोई स्पेशल नाम है क्या? वेरी गुड। तो नितिन कह रहे हैं सर ओ ए जो है हमारा, ये हमारा त्रिज्या होता है। ठीक है, तो साथ साथ आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं पूरी चीजें लिख दूंगा। तो इसको आप त्रिज्या कहते हो। इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको आप रेडियस कहोगे, और इसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे बताइए किसी वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है?
नंबर बता सकते हो कितनी त्रिज्या हो सकती है? आप बोलोगे सर इसका कोई फिक्स थोड़ी है, कितना भी अगर केंद्र से मैं अनंत बिंदु पर बना सकता हूँ ऐसे ऐसे, है ना? तो अनंत त्रिज्या हो सकती है, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है? तो अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, अनगिनत होगा, ठीक है? तो कभी आपसे अगर पूछे कि कितनी त्रिज्या होंगी, तो आप बोलना सर अनंत त्रिज्या बनाई जा सकती है। सभी त्रिज्या का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। ये समझिएगा। मान लो अगर मैं यहाँ पर ओ बना दिया, एक त्रिज्या मैंने यहाँ बनाया, एक त्रिज्या मैंने यहाँ बनाया, ओ ए और ओ बी लिख दिया। मुझे बताइए अगर यहाँ, सॉरी ये ओ बी है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ओ बी। मुझे बताइए अगर ओ ए की लंबाई मैं दे रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, तो ओ बी की लंबाई कितनी होगी? अगर ओ ए की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो ओ बी की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। सिर्फ 8 मत लिखना, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, ठीक है? सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। तो जितनी भी त्रिज्या होंगी सभी की लंबाई बराबर होगी, ठीक है? सभी की लंबाई बराबर होगी, ठीक है? चलिए, सेंटीमीटर ही बताना, यूनिट बताना, ये तो सिंपल सा चीज हो गया। तो त्रिज्या हमने समझ लिया कि त्रिज्या होता क्या है, ठीक है? कितनी त्रिज्या होती है। अब मुझे बताइए इसी त्रिज्या को मैं उल्टा दिशा में भी ऐसे बढ़ा दूं, है ना? उल्टा दिशा में जस्ट इसके विपरीत ऐसे बढ़ा दूं, और यहां तक मैंने बी तक बढ़ा दिया। अभी जो ए बी लाइन आपको दिख रहा है ना, ए बी जो लाइन दिख रहा है, इसका कोई स्पेशल नाम है क्या? तो आप ए बी को क्या बोलोगे? सर ए बी का एक स्पेशल नाम होता है, इसको व्यास कहते हैं। कुछ बच्चे शायद चैट में लिख भी रहे हैं, है ना? तो आप इसको कहते हो इंग्लिश में डायमीटर। देखो नाम मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि दोनों ही बच्चों को फायदा हो, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ठीक उसी तरीके से डायमीटर भी अनंत बनाए जा सकते हैं, अनगिनत डायमीटर बना सकते हो, है ना? आप चाहो जितना मर्जी उतना डायमीटर केंद्र से क्रॉस करते हुए बना सकते हो। त्रिज्या अनंत है तो उसको दोगुना भी करके देंगे तो अनंत डायमीटर बन जाएगा। सभी डायमीटर की लंबाई बराबर होगी, जितने भी डायमीटर होंगे सभी की लंबाई बराबर होगी। देखो त्रिज्या और व्यास में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल रिलेशन है। आपको ये ध्यान देना है, नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि हमारे पास जो व्यास होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या को आप अगर 2 गुना कर दोगे तो हमारे पास व्यास मिल जाएगा। सिंपली आपको नोटिस करना है, फॉर्मूला याद रखना है कि सर डी जो होगा, डी मतलब डायमीटर, 2r के बराबर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डी इक्वल टू 2r। समझ में आया? डी इक्वल टू 2r होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। सिंपली मुझे बताओ, एक मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ हमारे पास कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, मुझे बताइए इसका व्यास कितना होगा? आपसे डी पूछा जा रहा है। आप बोलोगे सर व्यास कितना होगा? त्रिज्या का 2 गुना होगा। दो त्रिज्या को आप मिला दो, आर प्लस आर मिला दो, दो त्रिज्या को मिलाते हो तो आपका डायमीटर बन जाता है। तो आप बोलोगे सर इसको 2 से 7 को गुना कर देंगे, 14 सेंटीमीटर का व्यास हो जाएगा। सिंपल है। मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूँ आर बराबर 13 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइएगा डी कितना होगा? अगर त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, डायमीटर इसका 2 गुना हो जाएगा, 13 का 2 गुना कर दीजिए तो दुगुना कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। काफी जल्दी से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है? जैसे डायमीटर पूछ रहा हूँ ना, डायमीटर 2 गुना करोगे, आधा कैसे कर रहे हो? ठीक है, डायमीटर 2 गुना होगा, फिर व्यास जो होगा 2 गुना होगा। अब अगर मैं डायमीटर दे दूं, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दो कि व्यास मुझे दे रखा हो, कि व्यास दे रखा हो मेरे पास 20 सेंटीमीटर, मुझे बताओ त्रिज्या कितनी लंबी होगी? त्रिज्या यानी रेडियस कितना होगा? देखो व्यास 2 गुना होता है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा। तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, आप लिख दो सर व्यास का आधा कर देंगे, यहाँ पर 20/2 कर देंगे तो ये 10 सेंटीमीटर लंबा आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? मैं बिना लिखे हुए आपसे पूछ रहा हूँ, व्यास अगर हमारे पास, हाँ मैं कह रहा हूँ 24 सेंटीमीटर का है, व्यास 24 है तो त्रिज्या कितना होगा? व्यास 24 है तो त्रिज्या कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर, आधा कर दिया है ना? तो ओरली भी काफी जल्दी कर सकते हो आप लोग, है ना? तो उसका बस आधा करना है। तो ये पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ये ले लिया सभी ने? त्रिज्या और व्यास में रिलेशन हमने समझ लिया कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद अगला चीज सीखते हैं कि और हमें क्या पता होना चाहिए। एक चीज होता है हमारे पास जीवा। एक क्या होता है? जीवा। तो कोई भी एक बिंदु मैंने यहाँ पर ले, चलो जीवा के पहले ना चाप सीख लेते हैं, चाप पहले सीखते हैं। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, और एक वृत्त पर 2 पॉइंट में ले रहा हूँ, बस एक पॉइंट मैंने लिया ए और एक पॉइंट मैंने लिया बी। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है नितिन, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, या फिर आप रिकॉर्डिंग देख के स्क्रीनशॉट ले लो ना, या ले लो, चलो साथ के ले लो, साथ के साथ ले लो। ले लिया? ले के बता दोगे यस लिख के, ठीक है? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 पॉइंट लिया, सर्किल पर 2 पॉइंट बनाया। अब ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वृत्त का ही एक टुकड़ा है ना, सर्किल का एक टुकड़ा है, ए बी वाला पार्ट। तो ये जो वृत्त का टुकड़ा होता है इसी का एक स्पेशल नाम होता है, इसको कहते हैं सर ये हमारा चाप कहलाता है, ठीक है? इमेजिन कर लो कि हमारे पास एक चूड़ी था,
एक बैंगल था। अब बैंगल क्या हुआ, आपके हाथ से छूट गया। छूट गया तो क्या होगा, शीशा का रहता है, ग्लास का रहता है, वो टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में अगर चाहिए तो इसको हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है, आर्क, दोनों ही मैं नाम तो दोनों में लिखूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। मान लो बैंगल है, चूड़ी है, वो हाथ से छूट गया, वो टूट जाएगा। ठीक है, मान लो दो भाग में टूट गया, वो यहाँ से वो क्रैक कर गया दो पार्ट। तो एक पार्ट आपको ऐसा दिखेगा और एक पार्ट आपको ऐसा दिखेगा। एक छोटा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो जाए, लेकिन मैं एक जनरल केस लेता हूँ, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ना, जो बड़ा दिख रहा है, इस वाले को चाप कहा, ऊपर वाले को चाप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मुझे बस इतना आंसर दीजिए, ऊपर वाले को भी चाप कहेंगे क्या? आप कहोगे यह भी तो टुकड़ा है सर, यह भी तो वृत्त का टुकड़ा ही तो था, एक छोटा था एक बड़ा था, तो यह भी चाप कहलाएगा। बिल्कुल चाप नहीं कहलाने का सवाल ही नहीं है, दोनों ही चाप कहलाएगा, नीचे वाला भी चाप होगा, ऊपर वाला भी चाप होगा। इसको मिटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको भी हम चाप कहेंगे। ठीक है, दोनों ही चाप कहलाएगा, ये भी आर्क होगा। ठीक, अब समझिएगा, क्योंकि दोनों ही टुकड़ा था, वृत्त का ही टुकड़ा था, दोनों ही सर्कल का ही पार्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो जो छोटा है उसको हम लोग कहते हैं सर ये हमारा लघु चाप कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, लघु चाप। और इंग्लिश मीडियम बच्चे क्या बोलोगे, इंग्लिश वाले मीडियम आप क्या बोलोगे, इसको आप लिखोगे सर ये हमारा माइनर आर्क कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा। ठीक, जो बड़ा वाला है उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग सर अगर बीच में लाइन हो तो दोनों आर्क, उसके बारे में देखेंगे। बीच में लाइन होगा तो जो भाग घिर के बनेगा ना, उसको वृत्तखंड कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी चीज करेंगे। अगर डायरेक्ट में सारी चीज बताने लगूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक एक करके सारी चीज देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सही था, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन था। अभी थोड़ा वहां पर पहुंचेंगे, जो आपका क्वेश्चन था ना वहां पर भी आएंगे। तो इसको क्या कहेंगे सर, ये हमारा दीर्घ चाप है, क्योंकि बड़ा वाला है ना, ये दीर्घ चाप है। तो इसका इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क। समझ में आया, इतना अच्छे समझ में आया चाप क्या होता है, बस वृत्त का एक टुकड़ा होता है और कोई, सिंपल सा है। ठीक है, अब अगर मान लो अपने चूड़ी को ऐसे गिराया, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही बराबर बराबर टुकड़े में टूट जाए, है ना। मान लो एक सर्कल था हमारे पास और कुछ ऐसा टूट गया, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। तो ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, दोनों बराबर हो जाए। अगर दोनों ही भाग बराबर हो जाएगा तो क्या कहेंगे, मान लो एक बंदा ये है, कोई एक लड़का ये है और एक और लड़का ये है। अगर ये 8 साल का है और ये 12 साल का है, अच्छा समझा दे रहा हूँ, एक 8 साल का, ये 12 साल का है, तो मैं क्या कहूंगा, ये बड़ा है और ये छोटा है। दोनों का एज बड़ा छोटा था तब तो ऐसा कहा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा दो लड़के अगर ऐसे हैं, ये भी 12 साल का है और ये भी 12 साल का है। अब इसमें बड़ा छोटा आप लोग बोलोगे क्या, इसमें बड़ा छोटा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। तो अगर कभी ऐसा दिखे कि हमें दोनों टुकड़ा बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। अब बड़ा छोटा का सवाल नहीं उठेगा ना, आप अर्धवृत्त बोलोगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ये समझ में आया कि अर्धवृत्त क्या होगा, दोनों ही टुकड़े जब बराबर हो जाएंगे तो अर्धवृत्त कहलाएंगे। क्लियर है, इंग्लिश सेमी सर्कल, सॉरी हाँ आप याद दिला देना अगर मैं कभी छूट जाऊं, सेमी सर्कल कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसको सेमी सर्कल कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक किसी ने बोला था कि सर इसको रिपीट कर दो, मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। चाप क्या होता है, आर क्या होता है। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एक वृत्त बनाएं, एक सर्कल बनाएं, तो यहाँ पर कोई भी दो बिंदु के बीच का जो भाग होगा, यह वाला भाग और नीचे ये वाला, इसको कहेंगे चाप, और नीचे वाले भाग को भी कहेंगे चाप। इंग्लिश में दोनों को ही आर्क कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटा वाला भाग है इसको हम लघु चाप कह देते हैं, और जो बड़ा वाला भाग है उसको हम दीर्घ चाप कहते हैं। एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क, बस समझ में आया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है सर, इसको नाम कैसे देते हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा, देखो यहाँ पर जो छोटा वाला आर्क है ना, इसको तो सिंपली आप ए भी लिख दोगे और इसके बाद ऊपर एक छाता लगाओगे। इस तरीके से आप एक सिंबल लगाते हो ताकि मुझे पता चल पाए कि वो चाप है, यानी वो आर्क है। अगर मुझे बड़ा वाला को लिखना हो तो बड़े वाला का नाम भी बड़ा होगा, ऐसे समझ जाइएगा। आप यहाँ पर एक बिंदु बना देना पी, कुछ भी एक बिंदु नाम दे दो, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दो, ए पी भी लिख दो, ए क्यू भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो दीर्घ चाप को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए पी बी, और ऐसे बना देते हैं। समझ में आया कि दीर्घ चाप या मेजर आर्क को कैसे लिखेंगे और लघु चाप यानी माइनर आर्क को कैसे लिखेंगे। तो ये लिखने का बस तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा।
तो हमने क्या सीखा, चाप क्या होता है यानी आर्क क्या होता है, दो टाइप के, छोटा और बड़ा, छोटे वाले को लघु, बड़े वाले को दीर्घ, छोटे वाले को माइनर, बड़े वाले को मेजर। ये वर्ड याद रखिएगा, माइनर मेजर, जहां भी छोटा आएगा माइनर लिखूंगा, जहां बड़ा आएगा मेजर लिखूंगा, जहां छोटा आएगा लघु लिखूंगा हिंदी में और दीर्घ लिखूंगा। ठीक है, अगला जो हमें पढ़ना है वो सीखना है हमें जीवा क्या होता है। समझो, अब मैं दो बिंदु फिर से ले रहा हूं, एक बिंदु ए लिया बिल्कुल पिछले बार के जैसा, और एक बिंदु बी लिया। अब इस बार मैं ये वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा, ये जो मैंने पार्ट पिछले बार बताया ना नीचे वाला, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी को मिला दे रहा हूँ, एक लाइन ऐसे बना दे रहा हूँ। अब अगर मैं ए बी लाइन की बात करूं, ये जो काले कलर का आपको लाइन दिख रहा है उसका कोई नाम है क्या? तो अगर मैं सिर्फ ए बी लिख रहा हूँ, कोई भी छतरी नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब ये जीवा की बात की जा रही है। तो ए बी जो लाइन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसको हम लोग कहते हैं सर ये हमारा जीवा होगा, और इंग्लिश में इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। समझ में आया कि कॉर्ड क्या होता है? वृत्त पर किसी भी दो बिंदु को अगर आप मिला दो, सर्कल पर आप किसी भी दो बिंदु को आप मिला दो, तो उसको आप कह दोगे सर ये जीवा है। बस सिंपली इतना ध्यान रखना है। कॉर्ड समझ में आ गया? अब मुझे बताइए किसी भी वृत्त में कितने कॉर्ड बना सकते हो? वृत्तखंड अभी नहीं बात कर रहे, अभी तो हम बस इस लाइन की बात कर रहे हैं, ए बी लाइन की बात कर रहे हैं। वृत्तखंड क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, अभी जीवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितने जीवा बनाए जा सकते हैं? दो? नहीं, यहाँ पर आपकी मर्जी है ना। देखो अब मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, ठीक है, अनंत बना सकते हैं, जितना मर्जी उतना बना दो ना। आप यहाँ पर एक जीवा आपने ऐसे बना दिया, फिर मेरा मर्जी मैं एक जीवा ऐसे बना दूंगा, एक मैंने जीवा ऐसे बना दिया, एक मैंने जीवा ऐसे बना दिया, एक मैंने जीवा ऐसे बना दिया। ठीक है, तो जितनी मर्जी उतनी बनाते रहिए, है ना। कोई भी दो बिंदु मिलाकर उसको मिलाते रहिए आप। समझ में आया? तो किसी भी वृत्त में कितने जीवा बन सकते हैं? किसी भी वृत्त में कितने जीवा बन सकते हैं? कोई भी दो बिंदु को मिला दीजिएगा तो जीवा बन जाएगा सर। यहाँ पर इसको मिला दिया, जीवा बन गया। यहाँ से इसको मिला दिया, ये जीवा बन गया। यहाँ से इसको मिला दिया, जीवा बन गया। ठीक है, तो किसी को मिलाते रहिए, जीवा बनते रहेगा। तो अनंत जीवाएं होंगी। ठीक है, सभी जीवा की लंबाई बराबर होगी क्या? नहीं, सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होगी। अब यहाँ पर सीखते हैं, इसी वाले फिगर से समझते हैं। ठीक है, चलिए इस फिगर से समझिए। ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। अभी आपको बेटर दिखेगा। यहाँ पर आपको मैं क्या कह रहा हूँ, एक मैंने जीवा बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ए बी बनाया था ना, आपको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आप बोल रहे हो सर यहाँ पर एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है वो। अब मैं एक जीवा ऐसा बना रहा हूँ जो केंद्र से थोड़ा और नजदीक हो, है ना, थोड़ा और नजदीक हो। देखो यहाँ पर आपको केंद्र से नजदीक बना दिया, तो आपको दिख रहा है सर ये भी एक जीवा है, और सी डी की जो लंबाई है ए बी से बड़ी दिख रही है। सी डी की लंबाई दिख रही है आपको ए बी से बड़ी? यस या नो? बस इतना बताओगे, सी डी बड़ा दिख रहा है नहीं दिख रहा? बड़ा दिख रहा होगा, है ना। देखो यहाँ से हम इसको मिटा के और भी बेटर आपको समझाता हूँ, और बेटर आपको दिख जाएगा। देखो ये एक ये भी बहुत छोटा सा जीवा दिख रहा है, बहुत छोटा सा। केंद्र से जितना नजदीक जाओगे, केंद्र के आप जितना नजदीक जाओगे, किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद करिए, है ना। केंद्र से जितना नजदीक जाओगे उतना आपको बड़ा जीवा मिलते जाएगा। और अगर मैं केंद्र से गुजरता हुआ एक जीवा बना दूं, केंद्र से पास होते हुए एक जीवा बना दूं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जीवा होगा। अब ये स्पेशल लाइन है इसलिए मैंने इसको रेड कलर से बनाया। ठीक है, अब इसके बाद अगर फिर से आप आगे बढ़ोगे, फिर से देखो वो जीवा छोटा होने लगा, छोटा होते होते बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा। तो सारे जीवा की लंबाई आप बराबर बोलोगे क्या? सारे जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती। तो एक चीज समझ में आया कि सारे जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती। ठीक है, अब एक जीवा मुझे ऐसा दिखा जो सबसे बड़ा था, जो केंद्र से होकर जा रहा है, इसको मैंने मान लो नाम दे दिया, इसको मैंने नाम एक स्पेशल दे दिया पी क्यू, है ना, एक नाम दिया मैंने इसको पी क्यू। ठीक है, तो जो केंद्र से गुजरने वाली जीवा है, ऐसा जीवा जो सेंटर से पास कर रहा है, कुछ चीजें हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वह जीवा जो केंद्र से पास हो रहा है ना, इंग्लिश में समझिएगा, वह कॉर्ड जो सेंटर से क्रॉस हो रहा है ना, उसको सेंटर से क्रॉस हो रहा है, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, उसको हम लोग व्यास कहते हैं, है ना, उसी को व्यास कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था व्यास क्या होता है। ठीक है, डायमीटर कहते हैं बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी वाली जीवा होगी, सबसे बड़ा वाला लॉन्गेस्ट। डायमीटर को ऐसे याद रखना, डायमीटर जो होता है इसके लिए आप याद रखना लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इंग्लिश मीडियम के बच्चे। और हिंदी वाले बच्चे याद रखिएगा, व्यास जो होता है वो सबसे सबसे बड़ी जीवा है। तो वो जीवा ही, लेकिन स्पेशल जीवा है, सबसे बड़ा वाला जीवा है। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया?
कि जो सबसे बड़ी जीवा होगी सर उसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं कि वो व्यास होगा। व्यास क्या होगा? त्रिज्या का आधा होगा। व्यास क्या होगा? केंद्र से पास करेगा। व्यास हमेशा केंद्र से पास करेगा क्या? यस, व्यास हमेशा केंद्र से पास करेगा, हमेशा सेंटर से ही क्रॉस करेगा। तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहला कि सबसे बड़ी जीवा को डायमीटर कहते हैं, डायमीटर केंद्र से पास करेगा। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा को केंद्र, सबसे बड़ी जीवा को डायमीटर कहते हैं और डायमीटर हमेशा केंद्र से पास करेगा। ठीक है, चलिए ये याद हो गया। तो जीवा समझ में आ गया कि जीवा क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर से इसको मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, इसको समझिएगा। देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से दो पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पर। एक पॉइंट इस सर्किल पे यहाँ पर लिया ए, और एक पॉइंट लिया यहाँ पर बी। ठीक है, अब मैं इन दोनों को, मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भाग, इसका कोई स्पेशल नाम है? अभी आपको बताया था ना, ये जो भाग है, ये वृत्त का एक टुकड़ा है। जो ये टुकड़ा दिख रहा है आपको, इसका नाम है आर्क। तो एक बच्चे लिख रहे हो आर्क, यानी हिंदी में क्या कहोगे सर? ये हमारा चाप है, या इंग्लिश में ये हमारा आर्क है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं, मैं इस लाइन के बारे में पूछ रहा हूँ, ये जो लाइन मैंने अभी बनाया, ठीक है, ए बी लाइन, इसका क्या नाम है? आप बोलोगे सर ये कॉर्ड है, ये हमारा जीवा है। ठीक है, अब हमें एक एरिया दिख रहा है, एक वृत्त का ऐसा टुकड़ा दिख रहा है जो कॉर्ड और चाप से घिरकर बना हुआ है, ये वाला भाग। तो इस वाले भाग का एक स्पेशल नाम होता है, कुछ बच्चे वृत्तखंड लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना? तो वृत्तखंड इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेगमेंट कहते हैं। समझ में आया कि सेगमेंट क्या होता है? वृत्त का ही टुकड़ा होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, अगर एक हमारा वृत्त कैसा है, रोटी है मान लो, रोटी को आपने ऐसे तोड़ दिया, है ना, ऐसे तोड़ दिया, तो एक ये वाला भाग कहलाएगा और एक ये वाला भाग कहलाएगा। ये दोनों ही वृत्तखंड है, दो टुकड़े हो गए। ठीक है, जैसे समझिए, एक हमारा छोटा टुकड़ा ऐसे हो जाएगा और बड़ा टुकड़ा यहीं पर क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये दो टुकड़े हो गए, तो इन दोनों टुकड़ों को क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। तो वृत्तखंड में आपको याद रखना है कि ये सर दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक हमारा चाप प्लस जीवा, इन दोनों चीज से मिलकर बना होगा आर्क प्लस कॉर्ड। ठीक है, आपको याद नहीं रखना है, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि आपको याद करना है। ये मत याद करना कि वृत्तखंड जो होगा चाप और जीवा से मिलकर बना होता है, बिल्कुल मत याद करना। मुझे बताइए, बस इतना बताओ कि मैं अगर आपको बोलूं एप्पल, तो आप सभी के मन में एप्पल बन गया होगा ना, एक रेड रेड करके एक फल बन गया होगा। सभी ने इमेजिन कर लिया होगा सर एप्पल क्या होता है, मुझे पता, उसका तो स्वाद भी याद आ गया। याद आया सभी को? समझ में आ गया ना एप्पल क्या होता है? सभी को सही याद आ गया। अगर मैं बोलूं त्रिभुज, सभी ने दिमाग में एक त्रिभुज बना लिया होगा। त्रिभुज क्या होता है सर? ऐसा एक फिगर होता है जिसमें तीन भुजाएं होती है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैं बोलूँ ना वृत्तखंड, आपके दिमाग में बनना चाहिए सर वृत्त का एक टुकड़ा जो ऐसा वाला होता है, ऐसा टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा। अब ये वाला टुकड़ा अगर आपके दिमाग में फोटो बन गया, तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये हमारा जीवा है, कॉर्ड है, और ये हमारा क्या है? ये चाप है। तो यहाँ से आप देख कर याद कर लो, जीवा और चाप से मिलकर जो क्षेत्र बनता है, जो भाग बनता है, वही वृत्तखंड कहलाता है, वही सेगमेंट कहलाता है। समझ में आया? याद हो जाएगा? याद हो जाएगा, बताइए। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पर दो है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो आप बोलोगे सर ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है, यहाँ समझिएगा, ये जो बड़ा वाला भाग, ये पहले छोटे की बात कर लेते हैं, पहले छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सर ये जो छोटा भाग दिख रहा है नीचे में, इसका कोई स्पेशल नाम है? तो हाँ बिल्कुल, ये छोटा वाला है ना, तो इसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं कि ये हमारा क्या है? लघु वृत्तखंड। ठीक है, हिंदी में तो लिख दोगे लघु वृत्तखंड, हिंदी में लघु के लिए, छोटा के लिए माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और अगर मैं बोलूं कि इस वाले की, इसको भी चाप, इसको भी वृत्तखंड कहेंगे क्या? तो क्यों नहीं कहेंगे, यह भी तो चाप और जीवा से ही मिलकर बना हुआ भाग है ना। चाप और जीवा से ही मिलकर बना हुआ भाग है। ऊपर वाला को देखिए आप, ये हमारा चाप था, दीर्घ चाप था, और जीवा तो है ही हमारा, है ना। तो इस वाले को भी आप क्या बोलोगे सर? ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? दीर्घ वृत्तखंड, है ना, बड़ा वाला वृत्तखंड। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप समझ सकते हो? इंग्लिश में कहेंगे सर मेजर सेगमेंट। समझ में आया सभी को कि मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है? अच्छा, स्पेलिंग दे ध्यान दीजिएगा नितिन, MAZER नहीं, ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे तो स्पेलिंग में ध्यान से लिखो, MAJOR। ठीक है, मेजर। ठीक है, तो स्पेलिंग को भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, हिंदी के बच्चे हो, ठीक है, फिर भी स्पेलिंग याद रखिए, स्पेलिंग दोनों में सही होना चाहिए। क्लियर है?
समझ में आ गया? यस या नो? आगे बढ़े। तो याद रखना है कि वृत्तखंड क्या होगा, चाप और जीवा से मिलकर बना हुआ भाग होगा। याद नहीं करना है, सीधे आपको जब भी मैं वृत्तखंड बोलूं जल्दी से एक फिगर ऐसा बना लेना और बोलना सर ये हमारा क्या है, ये हमारा जीवा है ना, ये हमारा जीवा है यानी कॉर्ड है, ये हमारा क्या है, चाप है यानी आर्क है, ये वाला भाग को क्या कहेंगे, इस वाले भाग को वृत्तखंड कहेंगे यानी सेगमेंट कहेंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब अगला कंसेप्ट सीखते हैं कि सेगमेंट के अलावा और हमें क्या पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं एक फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, चलो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल मैंने बनाया। अब इस सर्कल को देखिए, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, चलो इसको हम लोग इस पर काम करते हैं। चलो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से एक केंद्र ले रहा हूं, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, अब यहां पर क्या कर रहा हूं, दो त्रिज्या बना रहा हूं, दो त्रिज्या बनाया। ये आप बोलोगे सर ये त्रिज्या है आर है, ये आर है, और नीचे वाले भाग को तो आपको पता है सर, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा चाप है यानी आर्क है। ठीक है, ये आर्क है हमारा नीचे वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ए बी के बीच वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है अभी, ये वाला जो टुकड़ा दिख रहा है, कुछ ऐसा जो बन रहा है, आप ऐसा ऐसा मिलता जुलता फिगर आपने कहीं देखा है? ऐसा मिलता जुलता फिगर आप सभी ने देखा होगा। क्या होता है? ऐसा पिज्जा होता है। तो आप इसको पिज्जा मत कहना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है त्रिज्यखंड, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज मत करना, ये सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, सेक्टर कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब त्रिज्यखंड से मिलता जुलता एक आकृति पिज्जा मैंने बता दिया, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड बनता कैसे है, आप बोलोगे सर दो त्रिज्या, ये याद करिए, दो त्रिज्या यानी दो रेडियस प्लस एक चाप, इनसे मिलकर जो बना हुआ भाग है ना, दो रेडियस, दो रेडियस प्लस एक आर्क से जो भाग बनता है हमारा सर्किल में, वही वाला क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। क्लियर हुआ इतना? ये चीज समझ में आया? बताइए। तो एक चाप और दो त्रिज्या से मिलकर जो भाग बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे। चलो मुझे बताओ कि आपने अगर इस वाले भाग को त्रिज्यखंड बोला, आपने बोला अगर हमारे पास एक सर्कल है सर, एक मैं रफली बना रहा हूँ, और इस वाले भाग को आप कह रहे हो सर हमारा त्रिज्यखंड है। ठीक है, नीचे वाला भाग, क्योंकि ये रेडियस रेडियस और चाप दिख गया। ठीक है, मुझे बताओ ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको भी आप त्रिज्यखंड बोलोगे क्या? ऐसा जो कुछ फिगर दिख रहा है ना, ये त्रिज्यखंड है या नहीं है? यस या नो? आपको क्या लगता है? हाँ, ये भी त्रिज्यखंड होगा, क्योंकि आप देख लो सर, ये हमारा, ये भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये हमारा चाप है ना। तो आप बोलो सर दो त्रिज्या और चाप से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप देखो ना, ऐसे बना था ना, आप बोलोगे सर ये हमारा चाप है या नहीं है? बिल्कुल है, बड़ा वाला चाप है ना ऊपर वाला, ये चाप है हमारा, और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, दो त्रिज्या और चाप से मिलकर बना हुआ भाग है, तो यह भी त्रिज्यखंड कहलाएगा, है ना। तो यह भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। नितिन समझ में आया? ये समझ में आया कि ऊपर वाला भी त्रिज्यखंड होगा, नीचे वाला भी त्रिज्यखंड होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजों मिटा रहा हूँ, कुछ चीज को भी मिटा रहा हूँ, और दोनों को मैं कलर करके दिखा रहा हूँ, बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर नीचे वाला जो भाग दिख रहा है ना हमें, कुछ ऐसा रेड कलर का जो मैंने कलर किया, इसको भी त्रिज्यखंड कहेंगे, और जो ऊपर में जो भाग दिख रहा है ना ऐसा, इसको भी त्रिज्यखंड कहेंगे, कि दोनों ही दो, एक चाप और दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ भाग है। तो दो, एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसको क्या कहेंगे, इसको, सॉरी, इसको आप कह दोगे सर ये हमारा दीर्घ है ना, बड़ा वाला है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड कह देना। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड कह दोगे। इंग्लिश में क्या लिखोगे, दीर्घ है बड़ा है तो मेजर लिख देंगे, मेजर सेक्टर लिखेंगे। ठीक है, और ये छोटा वाला है, तो छोटे वाले को क्या कहेंगे, इसको आप लघु कह दोगे, है ना, लघु त्रिज्यखंड कहोगे। इंग्लिश में आप बता सकते हो, है ना। लघु के लिए बस माइनर लिख दो, और सेगमेंट तो मैं बता ही रखा हूँ, सॉरी सेक्टर तो मैं बता ही रखा हूँ। ठीक है, सेक्टर होगा। तो सेक्टर सेगमेंट में कंफ्यूज नहीं करना है। सेक्टर क्या होगा, जब भी मैं बोलूँ सेक्टर, तो सेक्टर के लिए आपको ऐसा फिगर बन जाना चाहिए, सेक्टर बोलूं एक पिज्जा बना लेना। ठीक है, पिज्जा बनाओगे, दो त्रिज्या आपको दिखेगा, एक चाप दिखेगा, यानी दो त्रिज्या और एक चाप से जो घिरा भाग होता है उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। दो रेडियस और एक आर्क से बना हुआ भाग को सेक्टर कहते हैं। इतना समझ में आया? बताइए, ये सारी चीजें समझ में आई?
जो भी मैंने अभी बताया, ठीक है। चल, तो इसी पे बेस्ट जो चैप्टर चैप्टर नंबर आपका एक्सरसाइज नंबर 10.1 है, बिल्कुल इसी पे क्वेश्चन हो जाएगा सारा, इससे अधिक कुछ नहीं आपको यूज करना है, सिंपली देखो। अच्छा, आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं क्लास में, अपना इंग्लिश वाला बुक सामने रखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, और नाम मैं दोनों ही बता दूंगा, ठीक है, नाम मैं दोनों ही बता दूंगा। तो आप बोलोगे सर हमारा वृत्त का केंद्र जो होगा, वृत्त का जो सेंटर होगा, केंद्र मतलब सेंटर, वृत्त के डैश में स्थित है, बताइए बहिर्भाग होगा या अभ्यंतर होगा, अंदर होगा या बाहर होगा, सेंटर कहाँ होगा, सेंटर अंदर ना होगा, इंटीरियर में होगा, अंदर में होगा। तो आप बोलोगे सर सेंटर बाहर कैसे हो सकता है, तो आप बोलोगे सर अभ्यंतर में होगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इंटीरियर लिखोगे इंग्लिश में, और हिंदी में लिखोगे अभ्यंतर, ठीक है। तो ये वाला सही है, ये गलत है। आगे बढ़िए, अगला वाला देखिए, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, इंग्लिश में क्या बोला गया होगा, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है त्रिज्या से ज्यादा है। तो मान लो हम ले ही लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं और एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, सॉरी एक सेंटर ले लिया। अब एक पॉइंट ऐसा त्रिज्या कर, देखो त्रिज्या इतना दूर होगा, ये हमारा त्रिज्या है। अब एक बिंदु ऐसा लेना है जो त्रिज्या से भी दूर पर हो, त्रिज्या से भी दूर हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ बाहर में रहेगा, तभी तो दूर होगा, समझ में आ रहा है। एक बिंदु P त्रिज्या से भी दूरी पर हो, त्रिज्या से भी ज्यादा दूरी पर होगा, तो वो बाहर में रहेगा। तो आप कहोगे सर बिंदु P अगर अगर ऐसा कोई बिंदु है जो त्रिज्या से भी अधिक दूरी पर हो, तो वो कहाँ होगा, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में, तो आप बोलोगे सर बाहर में होगा। त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर होगा, त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर हो गया, तो त्रिज्या से ज्यादा दूरी होने का मतलब बाहर चला जाएगा वो पॉइंट, है ना। तो आप बोलोगे सर ये बहिर्भाग में जाएगा, समझ में आया। इस वाले क्वेश्चन को कर लोगे, इजी सा था, काफी सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आप लोग बता सकते हो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं या फिर व्यास कहते हैं, है ना। तो हिंदी में व्यास कहते हैं, इंग्लिश में डायमीटर लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में डायमीटर लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक चाप डैश होता है यदि इसके वृत्त सिरे एक व्यास के सिरे हो, मतलब व्यास के सिरे कहने का मतलब क्या हुआ, देखो एक हमने वृत्त बना लिया, अब हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, डायमीटर का सिरा हो गया, ठीक है। अभी डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इस चाप की बात कर रहा हूँ, इस चाप क्या होगा, इस चाप का आप क्या नाम दोगे। अब इस चाप की अगर बात करें तो ये छोटा या बड़ा नहीं है, क्योंकि ऊपर ये व्यास हो गया ना, तो व्यास जो है बराबर भागों में बांट देगा उसको। तो आप बोलोगे सर नीचे वाला और ऊपर वाला बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएगा, तो इसको हम अर्धवृत्त कह देंगे, जैसे नितिन ने लिखा है ना। तो आप इंग्लिश में लिखोगे सेमी सर्कल और हिंदी में लिखोगे अर्धवृत्त, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर अर्धवृत्त, अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो आप लिख देना सेमी सर्कल, ठीक है। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है, सेगमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, सेगमेंट के बारे में बताइए। आपको मैंने बोला सर वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड कुछ ऐसा होता है ना, वृत्तखंड की बात कर रहा हूँ, वृत्तखंड ये वाला है, सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, वृत्तखंड कहने का मतलब सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, ये वाला, तो सेगमेंट जो होगा एक कॉर्ड और एक आर्क से बना भाग होगा, मतलब जीवा और चाप से मिलकर बनता है। तो चाप तो यहाँ लिख ही दिया, आप बस यहाँ पर जीवा लिख दो, है ना, यहाँ पर जीवा लिख दो, क्लियर है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कॉर्ड लिख देना, ठीक है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में बांटता है, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया ना, कितने भागों में, 3 भागों में, वैल्यू 3 भाग में, 2 भाग मत बोलना, अंदर बाहर नहीं, अंदर बाहर एक सर्कल। चलिए अगला जो है ट्रू फॉल्स है, बस TF लिखना है आपको। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त को त्रिज्या होती है क्या, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखो वृत्त का केंद्र से हम क्या मिला रहे हैं, वृत्त केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, तो वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले को क्या कहेंगे, इसको त्रिज्या कहेंगे, तो ये रेडियस होगा, बिल्कुल सही है हमारा, बिल्कुल सही लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, फिक्स्ड होती है क्या जीवा, फिक्स्ड होती है, यस या नो। आप बोलोगे नहीं सर अनंत तो होती है, जीवा का कोई लिमिट थोड़ी है, 10 20 30 हजार अनगिनत जितना मर्जी उतना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड बोल दिया, परिमित बोल दिया, परिमित नहीं होगा, अपरिमित होता है, ठीक है, ये फॉल्स है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा क्या, देखो यहाँ साफ बोल दिया कि 3 बराबर भाग, अब 3 बराबर भाग है तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा, अगर कोई भी 3 चीज बराबर बराबर हो जाए, A B C तीनों बराबर हो जाए, तो इसमें बड़ा छोटा का बात नहीं होगा ना, तो बड़ा छोटा नहीं होगा तो दीर्घ नहीं कह सकते, तो हम कह सकते हैं ये फॉल्स है सर, 3 बराबर हो गया तो दीर्घ चाप कैसे कहेंगे, आप बोलोगे सर ये फॉल्स है, ठीक है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, ऐसा जीवा जिसका लंबाई त्रिज्या से दोगुना होगा उसको व्यास कहते हैं क्या,
ऐसा कॉर्ड जिसका लंबाई रेडियस का दोगुना हो उसको डायमीटर कहते हैं, बिल्कुल है ना, त्रिज्या का दोगुना होगा वो डायमीटर कहलाएगा, तो ये ट्रू है। चलिए अगला, त्रिज्यखंड जीवा एक, त्रिज्यखंड क्या है, जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र है, ये बताइए सही है क्या? फॉल्स। आप बोलोगे सर त्रिज्यखंड जो होता है दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है कि जीवा और संगत चाप से मिलकर नहीं, ये तो त्रिज्या और चाप से मिलकर बनता है, ठीक है। त्रिज्यखंड क्या होता है, जीवा, सॉरी जीवा तो आता है नहीं इसमें, चाप और दो त्रिज्या से मिलकर बनता है, तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल फॉल्स है। मुझे बताओ यहाँ पर अगर बस मैं त्रिज्यखंड की जगह पर वृत्तखंड लिख दूं फिर क्या होगा? मैं त्रिज्यखंड की जगह पर अगर मैं वृत्तखंड लिख दूं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्तखंड जो होता है जीवा और चाप से मिलकर बना होता है, ठीक है, तब ट्रू होता है। और लास्ट मुझे बताइए, वृत्त एक समतल आकृति है क्या? समतल आकृति उस आकृति को कहते हैं जो हम एक प्लेन पर बना सकते हैं, तो बिल्कुल 1000 बार हम लोग बना गए, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये एक समतल आकृति है, एक प्लेन पर इसको बना सकते हैं। समतल आकृति कौन सा नहीं होगा जिसको आप प्लेन पर नहीं बना सकते हो, जैसे कि आपका जो बुक है क्यूबॉइड है, ठोस आकृति कहते हैं उसको, जैसे कि बॉल है ना, बॉल को इमेजिन कीजिए, गेंद को, क्रिकेट बॉल को, तो आप अगर अपने टेबल पर रखोगे तो हवा में एक जगह आएगा, हवा में स्पेस लेगा, तो हम उसको सर्कल नहीं कहेंगे, उसको स्फेयर कहते हैं, ठीक है, उसको गोला कहते हैं, उसको ठोस आकृति कहते हैं। उसके बारे में कभी आगे क्लास में देखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो अगले एक्सरसाइज पे जाने के पहले फिर से मैं कुछ यहाँ पर एक सर्किल पहले बना लेता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं यहाँ पर वो वाले कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ, पहले मैं वो बता रहा हूँ कि जो हमें चैप्टर नंबर या फिर एक्सरसाइज नंबर 10.5 करने के लिए हमें पता होना चाहिए, 10.5 जो पांचवा एक्सरसाइज है आपका, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको, बस एक सेकंड रुक जाना है आपको। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब हमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो देखो टोटल हमें 3 थ्योरम पता होने चाहिए, या 3 या 4 चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये 3-4 चीज आपको पता है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बस आपको ज्यादा नहीं, 3-4 चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। पहला चीज क्या है हमारा, कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास एक चाप है, एक मान लो मैंने एक चाप बना दिया ए बी, ये नीचे में आपको दिख रहा है चाप, ये वाले को मैं कह रहा हूँ, इसकी नाम मैं दे रहा हूँ चाप, ठीक है। अब या फिर इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो, इसको आप जीवा ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया मान लो, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो ये जीवा ये चाप द्वारा अगर मैं कोई पॉइंट, एक बिंदु बना लो यहाँ पर सर्कल पर, ऊपर में एक बिंदु बना लेता हूँ यहाँ पर, मान लो एक बिंदु मेरे पास है आर, ठीक है, या पी बना दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ना, अगर मैं इसको मिला दूं, तो एपीबी जो कोण आपको दिख रहा है, एंगल एपीबी का एक स्पेशल नाम होता है, मतलब एपीबी को क्या कहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं रहा। चाप एबी द्वारा, सुनना ध्यान से, चाप एबी द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण कहते हैं, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए बी ऑन द सर्कल। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन द सर्कल, सर्कल पर, क्योंकि बिंदु पी कहां पर है, सर्कल पर है, तो हम क्या कहेंगे, चार्क ए बी द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण, ये वाला कोण कहलाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, या रिपीट करूं, समझ में आया? चाप ए बी द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण, फिर से बोल रहा हूं, चाप ए बी द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण एपीबी होगा, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ऑन द सर्कल, ठीक है। चलो मैं लिख ही दे रहा हूं क्योंकि सुन के फिर हो सकता है क्लियर ना हो आपका। चाप, दोनों ही मैं लिख देता हूं, चाप ए बी द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। या फिर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए बी ऑन द सर्कल, ठीक है, ऑन द सर्कल। ये समझ में आया कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि आर्क ए बी द्वारा सर्कल पर कितना कितना एंगल बनाया जा रहा है, ये हुआ, इसको एपीबी कहते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसको तो एपीबी आपने बोल दिया, मान लो इसका वैल्यू आपने बोला सर इसका जो वैल्यू है हमें पता है कि सर इसका वैल्यू x डिग्री है या x है। अब देखो ये जो आर्क ए बी है
वो इस वृत्त पर जहां पर भी एक तरफ, एक ही वृत्तखंड में, ऊपर वाले वृत्तखंड की बात कर रहा हूँ, ऊपर में जितनी जगह पर भी कोण बनाएगा ना, सारे x डिग्री के ही होंगे, भले ही आपको बराबर दिखे चाहे नहीं दिखे। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे बताइए कि एंगल ए क्यू बी का मान बताइए, एंगल ए क्यू बी का मान बताइए, तो आप बोलोगे सर एंगल ए पी बी का जो मान होगा ना, वो एंगल ए क्यू बी के बराबर होगा। पहले तो ये हमें जानना है, तो ये भी x डिग्री होगा, ठीक है, ये भी x डिग्री होगा, भले आपको बराबर दिखे नहीं दिखे, आप बोलोगे सर ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं एक और यहाँ पर बना दूं ऐसे लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन बना दूं, तो ये भी जो आएगा, इसका मान मैंने नाम मान लो दे दिया एस, तो इसका भी ना मान जो आएगा एस ही एक्स ही आएगा। तो आप बोलोगे सर एंगल ए एस बी जो दिख रहा है ये भी बराबर आएगा। तो ये क्लियर हुआ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये क्लियर हुआ क्या? ये तीनों ही कोण बराबर होंगे, इसके अलावा भी आप और बना सकते हो, कोई भी जरूरत नहीं कितना ही होगा, है ना। और मैं बना दूं ऐसे, तो ये भी जो कोण आपको दिख रहा है सर ये भी कितना होगा, ये भी x डिग्री का ही होगा, ये सारे बराबर होंगे, एक तरफ जितने बन रहे हैं सारे के सारे बराबर होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, काफी सारे उदाहरण से अभी समझाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिख दिया, मान लो ए बी, ए बी, ये वाला कोण मैं कह रहा हूँ, ये वाला जो कोण है ना, ये मैं कह रहा हूँ ये 30 डिग्री का है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला कोण बताइए, यहाँ पर कोण बताइए, ठीक है, इसको मैं ऐसे मिला दूँ, मुझे बताइए कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये वाला कोण जो होगा एंगल पी और एंगल क्यू ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री ही बनेगा। समझ में आया नितिन? अब समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर एक और कोण बना दूं, यहाँ पर एक और कोण बना दूं, तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा, ये कुछ अलग नहीं होगा, ये भी 30 डिग्री का ही होगा। तो जितने भी एक तरफ कोण बन रहे हैं वो सारे के सारे 30 डिग्री होंगे, ठीक है। मगर ऐसे भी बना दूं, एक छोटा सा यहाँ पर देखिए ऐसे, तो उस साइड है ना, तो आप बोलोगे सर ये भी 30 डिग्री बनेगा, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर, इतना समझ में आया? यस और नो? पहला चीज समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब ये तो हमने बात किया किस चीज का, एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल। अब हम लोग एक और कंसेप्ट देखते हैं, अगला क्या होता है, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर। अब सेंटर पे क्या होगा, केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, समझिएगा, सारी चीजें सेम रहेगी ऑलमोस्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि एक हमारे पास बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, तो ए बी को मैंने क्या किया, ए बी हमारा चाप है ना, ए बी हमारा क्या है, चाप है, ठीक। या फिर इसको जीवा भी कह सकते हो, ए बी को मतलब इस वाले को बात करोगे जो उसको मैंने मिला दिया तो उसको जीवा कहेंगे, और नीचे वाले को बात करेंगे तो चाप कहेंगे, ठीक है। अब ये चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। देखो मैं पूरी चीज नहीं लिख रहा, एंगल एट द सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, कोण किस कहां पर अंतरित, केंद्र पर, केंद्र पर। तो आप बोलोगे सर केंद्र को मिला दीजिए, ए से मिला दीजिए केंद्र को, और बी से मिला दीजिए केंद्र को, तो ये वाला जो कोण दिख रहा है ना हमें, ये वाला कहते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। समझ में आया? केंद्र पर अंतरित कोण इसको कहते हैं। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, ये तो ठीक है हमने समझ लिया कि सर इस टाइप से अगर हम बनाएंगे, इसको मैं फिर से मिटा के बना रहा हूँ। आप बोलोगे सर अगर हम एक ने एक जीवा बना लिया या फिर एक चाप बना लिया, तो ये जो कोण कहलाता है, यहाँ पर जो कोण मिलता है हमें, इस वाले कोण को कहते हैं केंद्र पर अंतरित कोण, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है। अब यहाँ हमें समझना है, जो थ्योरम याद रखना है, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ये जो ऊपर में आपने एक एंगल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो वृत्त पर अंतरित कोण एक होता है। यहाँ पर एक मैंने बनाया पी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ ओ। तो एक हमें कौन दिख रहा है, एंगल ए पी बी, ठीक है, और एक कौन दिख रहा है हमें, एंगल ए ओ बी। इन दोनों में एक रिलेशन होता है। आप बोलोगे सर अगर हमारा ऊपर में एक्स बन रहा है तो केंद्र पे दो गुना कौन बनता है, ये 2x बन जाएगा, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, ये सेकंड चीज जो है हमारा, ये जो थ्योरम नंबर 2 है हमारा, वो थ्योरम नंबर 2 यही कहता है, सेकंड वाला चीज, कि एंगल ए ओ बी जो होगा, केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा, वृत्त पर अंतरित कोण का दो गुना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी होगा। तो ऊपर में एक्स था तो केंद्र पर 2x बनेगा, ऊपर में 30 डिग्री है, केंद्र पर 60 डिग्री बनेगा, ऊपर में 50 डिग्री है, केंद्र पर 100 डिग्री बनेगा। समझ में आया? ऊपर में 20 डिग्री है, केंद्र पर कितना बनेगा, यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ एक्स का मान अगर 20 डिग्री है, तो नीचे में 40 डिग्री, 2x का मान 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? सेकंड पॉइंट समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर? ठीक है। जो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, अगर मैं एक ऐसे वृत्त बना दूं, इमेजिन करना, फिगर कंप्लीट ये सर्कल नहीं है, लेकिन मान लो कि ये सर्कल है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे ने फिगर बनाया ऐसे, और यहाँ पर मैं कौन दे रहा हूँ, ये हमारा
70 डिग्री है। तो मुझे बताओगे ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? अगर मैं नाम भी दे देता हूँ ए बी एम ओ, मैं कह रहा हूँ एंगल ए एम बी का जो मान है वो 70 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा? 140 हो जाएगा। बोलोगे सर केंद्र पर दो गुना होता है, तो दो गुना एंगल ए एम बी है ना, बस ऊपर वाले कोण का दो गुना कर दीजिए, दो गुना 70 डिग्री यानी 140 डिग्री। ठीक है। अब उल्टा भी पूछा जा सकता है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा ऊपर वाला देकर नीचे वाला पूछा जाए। हम ऐसे भी पूछ सकते हैं हम आपसे कि मान लो फिगर को थोड़ा सा मैं इस साइड से बना रहा हूँ, मान लो ये ऐसे है, और मैं यहाँ पर केंद्र पर कोण दे दिया आपको, ये वाला जो कोण है ये हमारा 110 डिग्री है। तो मुझे बताइएगा ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ऊपर में जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा? एक्स वाई ओ जेड। तो आपको एंगल एक्स ओ वाई का मान दे रखा है कि 110 डिग्री है, तो एंगल एक्स जेड वाई का मान कितना होगा? 55 डिग्री। वेरी गुड। आप बोल रहे सर ऊपर में कितना कोण बनेगा? केंद्र ऊपर वाला जो केंद्र, सॉरी सेंट, ये जो वृत्त पर जो केंद्र कोण होता है वो सेंटर वाले का आधा होता है। एंगल एट द सर्किल क्या होगा? एट द सेंटर वाले का आधा होगा। तो हम कहेंगे सर 110 डिग्री का आधा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया सभी को? सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया? ये समझ में आ गया पहला और दूसरा दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, चलिए अगला थ्योरम सीखते हैं कि और हमें क्या पता होना चाहिए ताकि इसका सारा क्वेश्चन हमें बन जाए। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो हमें पढ़ना है वो जानना है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। इंग्लिश में लिखोगे सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और हिंदी में लिखोगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, दोनों चीज में समझते हैं। देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों, ऐसा चतुर्भुज तो सभी को पता ना, क्वाड्रिलेटरल ऐसा आकृति जिसमें चार भुजाएं हो, चार भुजा चतुर्भुज। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा चतुर्भुज बना रहे हैं जिसके चारों ही जो शीर्षे हैं, जो वर्टेक्स है, वो एक वृत्त पर स्थित है, एक सर्कल पर स्थित है। जैसे कि आप देख लो इस वाले फिगर में ए बी सी डी मैंने बना दिया। तो ए बी सी डी में क्या दिख रहा है हमें? किसका? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी, या कह सकते हो शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी, चारों ही सर्कल पर है। बताइए ए बी सी डी कहां पर है? वृत्त पर है ना, सर्कल पर है, वृत्त पर है। तो इसको क्या कहेंगे? एबीसीडी कैसा हो गया? एबीसीडी चक्रीय हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चक्रीय हो गया। अब इतना तो देख लोगे सभी लोग, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं है। सिंपली आप बोल दोगे सर चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, सिंपली दिख गया कि सर ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों ही जो शीर्षे हैं वो सर्कल पर हो, वृत्त पर हो, उसको चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। इसमें याद क्या करना है, नोट क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका क्या यूज करेंगे? तो चक्रीय चतुर्भुज में हमें याद रखना है कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब आमने सामने के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा। मतलब सम्मुख एंगल ए के सामने कौन सा कोण दिख रहा है आपको, बताओगे? एंगल ए के सामने, तो एंगल ए के सामने आपको सी दिखेगा। आप बोलोगे सर एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल डी जो दिख रहा है इसके सामने एक कोण है एंगल बी, तो एंगल बी और एंगल डी को आप जोड़ोगे तो ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, और यहां से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण। तो आपसे पूछा जा सकता है सम चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण डैश होते हैं, तो वहां पर आप भर दोगे समपूरक। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप बोलोगे सर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्या होता है? यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री भी आपने एक पढ़ा होगा, पूरक भी पढ़ा होगा। पूरक में सम 190 होता है, तो पूरक कहोगे गलती हो जाएगा, तो याद रखिएगा सप्लीमेंट्री लिखोगे। तो अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको संपूरक कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है ये भी, है ना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया सभी ने, एंगल ए प्लस सी 180 होगा और बी प्लस डी 180 होगा। देखो इसको और भी यूज करते हैं किस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर एक बना दूं चक्रीय चतुर्भुज या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक है, यस और नो, बताइए। मैं इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस, बिल्कुल है। इसके चारों ही वर्टेक्स देख लो, सर्कल पर है, वृत्त पर स्थित है।
देखो आपने बोला सर ये अगर हमारा एक्स है, ये आपने एक्स एंगल पी को एक्स बोला, तो एंगल आर का वैल्यू आप क्या लिखोगे? एंगल आर सीधे लिख देना सर 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, 180 में से घटा देंगे मिल जाएगा, क्योंकि जोड़कर 180 आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो कोण होगा सीधे सीधे हम लिख देंगे सर, ये वाला जो कोण आता है ना सर, ये 180 डिग्री में से घटा देंगे सामने वाले को तो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला वाई है, ये वाई है, तो ये वाला जो कोण आएगा, ये वाला जो कोण आएगा 180 डिग्री माइनस वाई आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस वाई, एंगल क्यू जो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई। एग्जाम्पल तो समझ लो, अगर आपका डाउट हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं एक ने बना दिया एक सर्कल, एक मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर चक्रीय चतुर्भुज। मुझे बताओ यहाँ पर, चलो इसको मैं थोड़ा ना चेंज करके और बेटर बनाऊँ। चलो मुझे बताइए, अगर मैं ये वाला कोण कह रहा हूँ 70 डिग्री, तो ये वाला कोण बता सकते हो कितना होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर तो 180 आना चाहिए ना, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर एस। तो एंगल पी अगर 70 डिग्री है, एंगल पी बराबर अगर 70 डिग्री है, तो सिंपली आप बोलना सर एंगल क्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सीधे सीधे आ जाएगा 110 डिग्री। काफी जल्दी से आप कर सकते हो, समझ में आ गया? तो सामने सामने वाला का योग कितना होगा? 180 होगा, तो एक पता है तो 180 में से घटा देंगे सामने वाला आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? चलो एक थ्योरम और है, बस थोड़ी सी चीजें आप ध्यान रखना, 5 मिनट और क्लास में है, तो बस एक थ्योरम बता देता हूँ, थ्योरम नहीं है, बस इसी का एक टाइप, इसी का एक केस है, उसको बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेंगे, समझिएगा। यहाँ पर मैं फिर से एक सर्कल ले रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये वाला इसलिए बता दे रहा हूँ, फिर भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। इसको समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे लिया, बस मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन बना दिया, मुझे बताना कि ये वाला कोण मैं बना रहा हूँ, अगर ये कोण मैं दे रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री का है, या मैं कुछ कुछ अभी डेटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला कोण 40 डिग्री है, और ये वाला कोण कितना होगा मुझे बताओगे? 40 डिग्री होगा, इतना तो सभी को क्लियर है, ये दोनों 40 डिग्री होगा। अब मैं यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं ये वाले कोण की बात करूंगा, नीचे में एक पॉइंट ऐसे बना दूं, तो ये भी 40 डिग्री का होगा क्या? यहाँ नाम दे दो ए बी सी डी, और यहाँ पर मैंने दिया एम, एंगल ए एम डी भी 40 डिग्री होगा क्या? नहीं, ये 40 डिग्री नहीं होगा। देखो एक तरफ बनने वाले सारे 40 डिग्री होंगे, अपोजिट साइड जो आएगा वो 40 नहीं होगा। तो इसको निकालेंगे कैसे? ये कैसे निकालेंगे अगर ये पूछा जाए आपसे? तो बस आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस वाले को आप ध्यान से देखो, ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रेटल दिख रहा है क्या? ए सी डी एम, ए सी डी एम को ध्यान से देखो, ये दिख रहा है? इसका चारों ही सिर्स को मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, एक हुआ हमारा ए, एक हुआ हमारा सी, एक डी और एम, ये चारों ही एक सर्कल पर स्थित है, तो साइक्लिक होगा, है ना, एक चक्रीय हो जाएगा। तो मुझे बताइए एंगल सी प्लस एंगल एम का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप बोले सर एंगल सी कितना है? 40 डिग्री है, प्लस एंगल एम कितना है? नहीं पता, है ना, तो एंगल एम कितना निकल जाएगा? क्या कह सकते हैं? 140 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे? चलो, तो मैं जल्दी से ना एक क्वेश्चन बस दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है, मुझे बताओ। बस ओरली भी कर सकते हो, बहुत जल्दी से कर सकते हो। हाँ, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोण मैंने बनाया यहाँ पर, ये मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है हमारा वो 50 डिग्री का है, और मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला कोण बताइए, नीचे वाला कोण बताइए, एंगल एस का मान बताइए। आप बोलोगे सर यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रेटल लगेगा, हम कहेंगे सर ये हमारा कोण क्या होगा? एंगल क्यू प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री होगा। तो एंगल एस का मान कितना होगा? 180 डिग्री में से एंगल क्यू को घटा देंगे तो 180 डिग्री में से एंड 50 डिग्री घटा देंगे तो एंगल 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, समझ में आया? तो यहाँ पर 50 से 50 मत कर देना कि आमने, यहाँ पर इधर जितना बनेगा ना सारा 50-50 बनेगा, ठीक है, ऊपर में जितना बनेगा सारा 50 बनेगा, इसके अपोजिट साइड आप बनाओगे तो वहां पर साइक्लिक का कंसेप्ट लगता है, चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास का सुन लो, अगले क्लास में क्या करेंगे, 10.5 जो आपका एक्सरसाइज है, कंसेप्ट आपने सारा कर लिया है,
तो इसको आप रिवीजन अच्छे से करना, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करोगे फिर भूल जाओगे, फिर क्लास में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसको रिवीजन करना, जितनी भी चीजें पढ़ाई गई है वीडियो में भेज दूंगा, वीडियो देख लेना, ठीक है। अगले क्लास में 10.5 से सीधे सीधे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ, अगले क्लास में सीधे क्वेश्चन ही होगा। चलिए, तो बिल्कुल वीडियो से इसके